Hello everyone, most welcome to Sleepy Classes platform. I am Sonpriya, your history faculty. Advent of Europeans आपकी डिमांड थी, टॉपिक आपके सामने है, सो आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इसको शेयर करना है. बट बिफोर वी बिगिन डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए. अगर आपका एम है इस साल प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करके मेंस एग्जाम लिखना, तो आप हमारे रैपिड रिविजन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे एक टाइम बाउंड मैनर में सभी सब्जेक्ट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपकी फैकल्टी आपके साथ कवर करेगी. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. कूपन कोड यूज़ कीजिएगा मेरा रैंक टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई क्वेरी है तो sleepy.classes@gmail.com पर आप हमें लिख सकते हैं. चलिए, सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के डिटेल्स में जाएं उससे पहले थोड़ा सा यूरोप की हिस्ट्री को समझते हैं. हम देखते हैं इन द 5th century CE, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 5th century CE, द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर. ये जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, इसी के साथ में यूरोप में डार्क एजेस या अंधकार युग की शुरुआत होती है. दिस पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री बिटवीन 5th to 10th century CE, या कई बार इसको 5th से 15th century CE तक गिना जाता है. दिस पीरियड वॉज बेसिकली मार्क्ड बाय अ डिक्लाइन इन द इंटेलेक्चुअल स्फीयर, सोशियो कल्चरल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर एंड द पॉलिटिकल स्फीयर. कैथोलिक चर्च बिकेम डोमिनेंट. हर जगह पे सुपरस्टिशियस बिलीव्स, डोगमाज है ना, एंड इसी के अलावा चर्च और जो डेस्पोटिक अथॉरिटी है दे हैड जॉइंट हैंड्स. सो दिस पीरियड वाज बेसिकली मार्क्ड बाय अ डिक्लाइन इन एवरी स्फीयर इन केस ऑफ यूरोप. अब इसी बीच में क्या होता है, 7th century CE में इस्लाम वाज बोर्न एज अ रिलीजन, और इस्लाम बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा था. जगह जगह पे इस्लामिक कैलिफेट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हो रहे थे, अपने पावर को एक्सटेंड कर रहे थे, एस्टेब्लिश कर रहे थे. हम यहाँ पे देखते हैं यूरोप में इसका इन्फ्लुएंस जो है वो फील हुआ, और इसी के साथ में जो कैथोलिक चर्च है और इस्लाम है उनके बीच में होली वॉर्स शुरू हो गए. द पीरियड ऑफ क्रूसेड्स इन बिटवीन 11th to 13th century. और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक जो बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है वो ये था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल इनटू द हैंड्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और इसी के साथ में द एंड ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर और द ईस्टर्न रोमन एम्पायर बिगिन. अब क्या हुआ, कई सारे इंटेलेक्चुअल्स जो कॉन्स्टेंटिनोपोल में थे, ये जो एंशिएंट ग्रीक लैटिन नॉलेज है यूरोप की, उसके साथ में इटली और जो बाकी कंट्रीज है यूरोप की वहां पहुंचे. एंड देन बिगिन द पीरियड ऑफ रेनेसेंस, द पीरियड ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग. आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री इन बिटवीन 14th to 17th century was basically marked by curiosity, scientific inquiry, discoveries, inventions, cultural revival. और इसी के साथ में ये जो एज ऑफ डिस्कवरी है, आप देखेंगे कि जो यूरोपियंस हैं वो वेस्ट एशिया को बाईपास करते हुए ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग रूट्स को खोजने लगे टू ट्रेड विद द ईस्ट, दैट इज इंडिया एंड द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. और इसी बीच में एक जो बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ वो था 1498 में वास्को डी गामा अटलांटिक ओशन से होते हुए राउंड द केप ऑफ गुड होप इंडिया के कैलिकट में लैंड करते हैं, जहां पे कैलिकट का जो हिंदू रूलर हैं जेमोरिन, वो उनको वेलकम करते हैं. अब वास्को डी गामा यहाँ से काफ़ी सारी जो आइटम्स डिमांड में रहती थी, जैसे टेक्सटाइल्स हैं, स्पाइसेस हैं, है ना, इंडिगो है, इनको लेकर के जब यूरोप पहुंचे तो उनको 200% का प्रॉफिट हुआ. अब आप देखेंगे कि पोर्चुगीज तो आ चुके थे, उनको नई रूट भी पता थी. अब यूरोप के अंदर बाकी कंट्रीज के जो मर्चेंट्स हैं, जैसे कि आपके डच हैं, इंग्लिश हैं, फ्रेंच हैं, उनमें भी एक जिज्ञासा पैदा होने लगी. वो भी इस ट्रेड में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगे, और आप देखेंगे कि इसी के साथ में वी विल सी अ सीरीज ऑफ यूरोपियन मर्चेंट्स है ना कमिंग टू इंडिया. तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे दी पोर्चुगीज वर द फर्स्ट वन टू अराइव इन इंडिया. 1498 में वास्को डी गामा की हमने बात की, है ना, और कैलिकट जो है ये इनका फर्स्ट बेस बना, एंड द फर्स्ट कैपिटल वाज एस्टेब्लिश्ड एट कोची, एंड यहाँ पर फोर्ट इमैनुअल जो है या फोर्ट मैनुअल जो है उसको भी एस्टेब्लिश किया गया.
सो कोची वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्चुगीज इन केस ऑफ इंडिया। इसके बाद डच जो हैं वो भारत पहुंचे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको 1602 में फॉर्म किया गया था, और इसके बाद आप देखेंगे 1605 में इन्होंने भारत के मसूलीपट्टनम में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया। इसके बाद द ब्रिटिश अराइव्ड। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे इट वाज बेसिकली फॉर्म्ड इन 1599 एंड 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो हैं उनके द्वारा एक चार्टर इशू किया गया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी गई, मोनोपोलिस्टिक राइट्स दे दिए गए इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। इसके बाद में जो डैनिश है वो भारत पहुंचे, बट आप देखेंगे डैनिश जो हैं दे वर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया रेदर देन कमर्शियल एक्टिविटीज और हैविंग एनी पॉलिटिकल एम्बिशन। सो डैनिश की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1620 में ट्राकेबार में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया, और इंडिया में जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं दे वर एट सिरमपुर, जहां पे सिरमपुर प्रेस मिशन को भी एस्टेब्लिश किया गया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट कंपनी थी एंड 1616 में इसकी फाउंडेशन को रखा गया था। द फ्रेंच वर द लास्ट वन टू अराइव इन इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये केवल 1664 में ही फॉर्म की गई थी एंड इट वाज बेसिकली अ स्टेट कंपनी, है ना। लुई 14 के टाइम पे इसको एस्टेब्लिश किया गया। फ्रेंच भारत पहुंचे और आप देखोगे इन्होंने अपना फर्स्ट बेस जो है वो सूरत में बनाया। फ्रेंच का जो हेडक्वार्टर्स है इंडिया में इट वाज बेसिकली इन पौंडीचेरी। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। एक और बात ध्यान रखिएगा, पोर्चुगीज जो है न केवल ये पहले यूरोपियंस थे जो एक नई रूट के वाया भारत पहुंचे थे, बल्कि आपको बता दें कि दे वर द लास्ट वन टू लीव, है ना। तो आप देखेंगे कि दो पोर्चुगीज का जो इन्फ्लुएंस है वो 16th सेंचुरी के बाद में रैपिडली डिक्लाइन करने लगा हिंदुस्तान के केस में। दे डाइवर्टेड देयर अटेंशन टुवर्ड्स द सदर्न अमेरिकाज, ब्राजील एटसेट्रा। आप देखेंगे पोर्चुगीज जो हैं दे लेफ्ट ओनली इन 1961 आफ्टर द ऑपरेशन विजय बाय इंडियन आर्मी, है ना, विच वॉज बेसिकली एन ऑपरेशन फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज। ठीक है, सो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये सीक्वेंस भी आ सकता है कि अराइवल ऑफ द यूरोपियंस का, या किस सीक्वेंस में ये कंपनीज फॉर्म की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि ना यहाँ पे कैच है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इट वॉज फॉर्म्ड ओनली इन 1602, दैट इज आफ्टर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन डच अराइव्ड बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड, क्योंकि ब्रिटिश जो हैं दे फर्स्ट अराइव्ड वाया द ऑल्टरनेटिव रूट ओनली इन 1608, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जो हैं वो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे। और आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो हैं उनकी जो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री है वो केवल 1613 में ही सूरत में लगाई गई। इससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री लगाई गई थी, बट इट वॉज ओनली अ टेम्पररी बेस, है ना, इट वॉज ओनली अ टेम्पररी बेस। और ध्यान रखिएगा ये जो फैक्ट्री हम बार बार बोल रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग एज सच नहीं होती थी, है ना। यहाँ पे वेयर हाउसेस थे, कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए रेजिडेंशियल एरियाज थे एंड इसी के साथ में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थे। चलिए, सो ये पॉइंटर्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं। पोर्चुगीज के रिस्पेक्ट में जो बाकी की पॉइंट्स उनको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1498 में वास्को डी गामा आए, फर्स्ट बेस जो है वो कैलिकट में बना, द मॉडर्न डे कोडिकोड। एंड इस टाइम पे विजयनगर के जो रूलर हैं वो थे नरसिम्हा राय सेकेंड। इसको ध्यान रखिएगा, ही वाज फ्रॉम द सलुवा डायनेस्टी। क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, सो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट पोर्चुगीज फोर्ट है इट वाज एस्टेब्लिश्ड एट कोची, जो इनका फर्स्ट इंडिया में हेडक्वार्टर्स भी बना, है ना। सो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया टिल 1530 व्हेन फाइनली द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू गोवा। ये ध्यान रखिएगा। अब जो पोर्चुगीज गवर्नर्स हैं उनमें 3 गवर्नर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहले गवर्नर हैं, द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन केस ऑफ इंडिया वाज अल्मीडा। अल्मीडा जो है ये 1505 से लेके 1509 तक पोर्चुगीज गवर्नर रहे। और आप देखेंगे अल्मीडा जो है ये अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, बेसिकली ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था डोमिनेटिंग दी
अफेयर्स ऑफ द सी, डोमिनेटिंग द अरेबियन सी। वाई सो? ताकि जितना भी यूरोप का ईस्ट के साथ ट्रेड होता है उसको पोर्चुगीज कंट्रोल कर पाए, पोर्चुगीज का वहां पे मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल हो। ब्लू वाटर पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था कार्टा सिस्टम। तो आप यहां पे देखेंगे ये पोर्चुगीज क्या करते थे, ट्रेडिंग लाइसेंसेस जो हैं वो इशू किया करते थे अगर किसी और को अरेबियन सी से पास होते हुए इंडिया और फर्दर ईस्ट की कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है तो यू हैव टू पे अ फी, है ना। सो बेसिकली दे यूज्ड टू बिहेव एज सी पायरेट्स, और ये इनकी कमजोरी थी सबसे बड़ी। अल्मीडा के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े गए जो आपको पता होने चाहिए। एक 1508 का बैटल ऑफ चौल, दिस वाज द फर्स्ट नेवल डिफीट ऑफ द पोर्चुगीज इन केस ऑफ इंडिया। और ये बैटल किसके बीच में लड़ा गया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट बैटल जो है वो था बैटल ऑफ दीव ऑफ 1509। आप देखेंगे इसमें जो पोर्चुगीज हैं दे डिफीटेड अ कंबाइंड फ्लीट ऑफ द मामलुक सुल्तान्स ऑफ इजिप्ट, है ना, आपका जो ज़ैमोरीन है कैलिकट का, द ऑटोमन सल्तनत एंड द गुजरात रूलर, एंड दे एस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेंस एज अ मेजर नेवल पावर इन केस ऑफ इंडिया। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर, और इन दी अरेबियन सी वाटर्स, तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 1510 में अल्मीडा को रिप्लेस करते हैं अल्फोंसो डी अल्ब्यूकर्क एज द नेक्स्ट एंड द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया। अल्फोंसो डी अल्ब्यूकर्क के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ही इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, यानी कि केवल हमें जो नेवल एरियाज हैं या जो सी हैं वहां तक अपना डोमिनेंस मेंटेन नहीं करना, हमें लैंड पर भी जो टेरिटरीज जो हैं वो एक्वायर करनी है। सो ही इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, एंड इसी के साथ में इनको कहा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज रूल इन केस ऑफ इंडिया। इनके टाइम पे लड़ा गया बहुत ही फेमस बैटल, द बैटल ऑफ गोवा ऑफ 1510, जहां पे पोर्चुगीज जो हैं उन्होंने बीजापुरी सल्तनत को हराकर गोवा को कैप्चर कर लिया। जो 1530 में नीनो डी कुन्हा जब पोर्चुगीज गवर्नर थे तब पोर्चुगीज कैपिटल बना दी गई। आपको एक और चीज बता दूं, अल्फोंसो डी अल्ब्यूकर्क जो है उन्होंने महाराजा कृष्णदेव राय जो विजयनगर के रूलर हैं उनको डिप्लोमेटिक एम्बेसी भी भेजी थी। सो ही वाज एट गुड टर्म्स विद द रूलर्स ऑफ विजयनगर। इसके बाद आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है द ट्रीटी ऑफ बसई, और बसई 1536 किसके बीच में हुई, तो देखेंगे गुजरात के जो सुल्तान है बहादुर शाह उनके और पोर्चुगीज के बीच में, जिसके वाया गुजरात के रूलर ने सॉल्सिट, वसई, आपके जो 7 आइलैंड्स थे विच लेटर ऑन फॉर्म द बॉम्बे, ये सरेंडर कर दिए पोर्चुगीज को, और इसी के साथ साथ में दीव में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी। बट सून द पोर्चुगीज टुक कंट्रोल ऑफ दीव कंप्लीटली और इसको फोर्टिफाई कर लिया इन्होंने। तो आप यहां पर देखेंगे कि पोर्चुगीज बेसिस की अगर हम बात करें तो आपको कैलिकट, कोची, अपार्ट फ्रॉम दैट गोवा, सॉल्सिट, बसई, आप देखेंगे आपका दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली, इनको ध्यान रखना है। Portuguese basically dominated the trade with India for almost 100 years, that is almost entire 16th century. But 16th century के end तक आते आते आप देखोगे a decline in their power. साउथ ईस्ट एशिया से है ना, इनको डच ने एक्सपेल कर दिया। सिमिलरली श्रीलंका से भी इनको एक्सपेल कर दिया गया। मालाबार कोस्ट से भी जो डच हैं उन्होंने इनको एक्सपेल कर दिया। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे द पोर्चुगीज वर लूजिंग इन्फ्लुएंस इन केस ऑफ इंडिया। इनके रिस्पेक्ट में जो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 1843 में पंजीम जो है उसको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। और आप देखेंगे कि हम जो टाइम की बात कर रहे हैं दैट इज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, सो पोर्चुगीज के बेसिस कहाँ कहाँ पे हैं, एक आपके दीव में है ना, दमन, दादर एंड नगर हवेली, and apart from that Goa. So they were confined to these areas, but then they were not ready to leave. So आप देखोगे कि ultimately इंडियन गवर्नमेंट को आर्म्ड फोर्सेस को भेजना पड़ा, ऑपरेशन विजय, और इसके बाद पोर्चुगीज जो है they were forced to leave India, flee India, and so they were the first one to arrive in 1498 and the last one to leave India. Well and good, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके कवर हो गए हैं। सो ये बेसिस जो हैं ये एक बार आप देख लीजिएगा।
डच की बात करते हैं, दे वर द सेकंड वन टू अराइव इन इंडिया। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। 1602 में इसको फॉर्म किया गया और आप देखेंगे कि डच जो हैं इन्होंने इंडिया में आकर अपना फर्स्ट बेस जो है वो मसूलीपट्टनम में बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनके इंपॉर्टेंट बेसिस की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पुलिकट जो है ये इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस है। इनफैक्ट 1610 से लेके एक लंबे समय तक जब तक नागपट्टिनम को डच ने एक्वायर नहीं कर लिया 1658 में, तब तक आप देखेंगे कि पुलिकट जो है इट कॉन्टिन्यू टू रिमेन एज दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द डच इन इंडिया। पुलिकट के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस है वो आपको नागपट्टिनम याद रखना है, जिसको नागपट्टम भी कहा जाता है या नेगापट्टम भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देखेंगे इनके इंपॉर्टेंट बेसिस में अगर हम बात करें तो बंगाल में चिंसुरा इनका एक इंपॉर्टेंट बेस रहा, इसको ध्यान रखिएगा। एंड इसके अलावा बिमलीपट्टनम जो कि आपके विशाखापट्टनम है ना, आंध्रा के अंदर ही आता है, दिस वाज अनदर डच बेस इन केस ऑफ इंडिया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है इन बेसिस में एज फार एज द डच आर कंसर्न्ड। आप यहाँ पर क्या देखेंगे, मैंने जैसे बताया कि डच जो है दे हैड एक्सपेल्ड द पोर्चुगीज फ्रॉम द मालाबार कोस्ट, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि कोच्चि वाले जो ये एरियाज हैं दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द डच नाउ। और 1741 में हमें एक इंपॉर्टेंट बैटल देखने के लिए मिलता है, बैटल ऑफ कोलाचल। बैटल ऑफ कोलाचल किसके बीच में था, तो मार्तंड वर्मा जो ट्रेवेनकोर के फाउंडर भी हैं, है ना, उनके द रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर, एंड इसी के साथ में डच। एंड इन दिस पर्टिकुलर बैटल द डच लॉस्ट। सो दिस वाज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ द डच इन केस ऑफ इंडिया। इसके अलावा डच के रिस्पेक्ट में एक और इंपॉर्टेंट बैटल आपको जो याद रखना चाहिए वो है बैटल ऑफ चिंसुरा। बैटल ऑफ चिंसुरा जिसको हुगली या बैटल ऑफ बेडेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो चिंसुरा और बेडेरा एक ही हैं, हुगली अंग्रेजों का बेस था। यानी ये लड़ाई किसके बीच में हुई, डच जो कि बेसिकली मीर जफर को साथ दे रहे थे, है ना, और इधर की तरफ आपके इंग्लिश, एंड द इंग्लिश डिफीटेड द डच। So be it the Battle of Kolachal or the Battle of Chinsura of 1759, it was fought as a part of the 7 Years' War of Europe, है ना। The Dutch lost first against Martand Varma in the Battle of Kolachal and then in the Battle of Chinsura against the English. डच भी उन्हीं आइटम्स में डील करते थे जिनमें इंग्लिश डील करते थे। तो जैसे इंडिगो है ना, आपके टेक्सटाइल्स है, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क है, सॉल्ट पेटर है, इन्हीं आइटम्स के अंदर ट्रेड इन जनरल हुआ करता था। सो आई हैव डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन 1599 में हुई। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर इशू किया और कहा कि ठीक है, ईस्ट के साथ में ब्रिटेन का जितना भी ट्रेड है उस पर हम आपको मोनोपोलिस्टिक राइट्स देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। आगे चल के जेम्स फर्स्ट जो है उन्होंने इसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। 1608 में सर विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे। शुरू में जहांगीर वॉज नॉट विलिंग टू गिव द परमिशन टू द इंग्लिश टू एस्टेब्लिश देयर बेसिस, क्योंकि आप देखेंगे जो यहाँ के लोकल्स हैं दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि आप यूरोपियंस को और ज़्यादा यहाँ पे इनवाइट करो, क्योंकि अक्सर जैसे पोर्चुगीज या डच इनके बीच में लड़ाई जो है वो देखी जाती थी। बट आप यहाँ देखेंगे इसके बाद में यहाँ से हॉकिंस तो निकल लिए और 1611 में फर्स्ट टेम्पररी बेस जो है वो मसूलीपट्टनम में बनाया गया। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बैटल हुआ जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में नजर आएगा, दी 1612 बैटल ऑफ स्वाली। इसमें इंग्लिश जो है दे डिफीटेड दी पोर्चुगीज, और अब जहांगीर को इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस है वो रियलाइज हुई और इसीलिए अब इनको परमिशन दी गई कि आप वेस्टर्न कोस्ट पे कहीं पे भी अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। 1613 में आप देखते हैं फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत बाय द इंग्लिश, लेकिन द इंग्लिश वर नॉट सेटिस्फाइड। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे 1615 में सर थॉमस रो जो कि जेम्स फर्स्ट के ऑफिशियल एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, इनको भेजा गया और इनके कन्विंस करने पे जहांगीर मान गए और कहा गया कि आप थ्रू आउट मुगल टेरिटरीज अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। तो कुछ इनिशियल फैक्ट्रीज सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम इन एरियाज में थी। अच्छा, जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट बेसेस हैं उनमें हमें क्या ध्यान रखना है, एक मेड्रास। सो मेड्रास इनका साउथ में एक इंपॉर्टेंट बेस था जहां पे आगे चल के मद्रास प्रेसिडेंसी डेवलप हुई। तो आप देखेंगे मद्रास के लिए जो लैंड है इट वाज बेसिकली टेकन ऑन
लीज फ्रॉम द महाराजा ऑफ चंद्रगिरी हु वाज वन ऑफ द सक्सेसर नायक रूलर्स ऑफ द विजयनगर एंड हिज नेम वाज वेंकट थर्ड। ठीक है, और फिर यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। इसके अलावा अगर हम वेस्ट में बात करें तो आपको पता है यहाँ पे हमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी देखने के लिए मिलती है, और आप देखेंगे कि बॉम्बे का ये जो बेस है इसके लिए 1668 में बॉम्बे को लीज पे लिया गया था फ्रॉम किंग चार्ल्स सेकेंड, जिनको बॉम्बे डाउरी में मिला था फ्रॉम द पोर्चुगीज, और इसको भी फोर्टिफाई कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इंग्लिश जो है उन्होंने बंगाल में भी अपना बेस बनाया 1651 में हुगली में। अब ये चाहते थे कि जिस तरीके से मद्रास में इनका बेस है, बॉम्बे में इनका बेस है, वैसा ही एक बेस जो है वो ईस्ट में भी बन जाए, लेकिन बंगाल के जो सूबेदार्स हैं उनकी नज़र कंपनी की एक्टिविटीज़ पे बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रहती थी, तो आप यहाँ देखेंगे दे वर नॉट बेसिकली गेटिंग एनी सक्सेस। इस बीच में एक और मेजर डेवलपमेंट बताती हूँ आपको। 1686 से 1690 के बीच में दी एंग्लो मुगल वॉर। सो बेसिकली इंग्लिश जो है उन्होंने हुगली के आसपास एक ब्लॉकेड है ना एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, हुगली को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की मुगल से। बट आप देखोगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब दी मुगल्स वर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये जो एंग्लो मुगल वॉर है इसमें इंग्लिश बुरी तरीके से हरा दिए गए। दे सबमिटेड बिफोर औरंगजेब, पेड द कॉम्पनसेशन, दे बिकेम अगेन वंस अगेन हम्बल मर्चेंट्स। 1690 में जॉर्ज चॉर्नॉक जो है उसने सुल्तानती में एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, और इंग्लिश जो है उन्होंने क्या किया 1698 में अजीम उस शान जो बंगाल के गवर्नर हैं, औरंगजेब के पोते हैं, उनसे सुल्तानती, कालीकट और गोविंदपुरी की जमींदारी ले ली। इस जमींदारी को लेने के बाद में आगे चल के यहाँ पे कैलकटा को डेवलप किया गया। मीनवाइल सुल्तानती में जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी बाय 1690 बाय जॉर्ज चॉर्नॉक, यहाँ पे फोर्ट विलियम जो है इसको बना लिया गया। बंगाल के रिस्पेक्ट में फर्दर डेवलपमेंट क्या देखने के लिए मिलता है आपको? आप देखते हैं 1717 में फर्रुखसियार जो हैं ये एक रॉयल फरमान जारी करते हैं। 1717 का ये जो फरमान है ये औरंगजेब के 1691 के फरमान का बेसिकली एक्सटेंशन था। तो यहाँ पे कंपनी से कहा गया कि अगर आप सालाना मुगल्स को, सेंट्रल अथॉरिटी को 3000 रुपीज देते हैं तो आप बंगाल में अपना ट्रेड कैरी आउट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा टैक्स, ड्यूटी, लेवी और चार्ज। इसी के साथ में आप अपनी जो बॉम्बे में मिंट है वहां पे कॉइन्स भी मिंट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, 1691 के फरमान के वाया केवल बंगाल में ये प्रिविलेजेस दिए गए थे। नाउ वाया दी 1717 रॉयल फरमान, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया कहा जाता है, इसके वाया कंपनी को ये जो ट्रेड प्रिविलेजेस हैं ये आपके गोलकोंडा एंड गुजरात में भी दे दिए गए। सो यहां पे एक बहुत बड़ा इशू जो देखने के लिए मिलता है वो है बंगाल के केस में दस्तक। सो कंपनी को कहा गया कि आप ट्रेडिंग पासेस इशू कर सकते हैं अपने आइटम्स के लिए, तो जो ऑफिशियल्स है कस्टम्स हाउसेस में उनको पता चल जाएगा ये कंपनी का सामान है, इस पर कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे ऑलरेडी हैव पेड दी 3000 रुपीज जो उनको एनुअली पे करने थे। बट कंपनी इसका मिसयूज किया करती थी, और बेसिकली ये जो है इससे बंगाल के नवाब्स को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। सो द दस्तक बिकेम सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मुर्शिद कुली खान है, अलीवर्दी खान है, और आपको पता है सिराजुद्दौला के टाइम पे इट वाज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर दी डैनिश। जैसे मैंने आपसे कहा डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टेट कंपनी थी और 1616 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। 1620 में भारत के ट्रांकेबार, लेट मी शो यू इन द मैप, ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई। आगे चल के सिरमपुर जो है यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिश किए गए बंगाल में। और आप देखेंगे डच जो है देवर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन मिशनरी एक्टिविटीज, मैंने पहले भी बताया। सो आप देखेंगे सिरमपुर मिशनरी प्रेस को भी इन्होंने 1799 में सिरमपुर में एस्टेब्लिश किया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट बेसेस हैं एज फार एज द डेनिश आर कंसर्न्ड, एंड लेटर ऑन दे सरेंडर ऑल देयर बेसेस टू द इंग्लिश एंड लेफ्ट इंडिया। फ्रेंच, दे वर द लास्ट वन टू अराइव, एंड ब्रिटिश और फ्रेंच राइवलरी हमें देखने के लिए मिलती है कर्नाटिक वॉर्स में, एंड अल्टीमेटली द ब्रिटिश emerged
एज द पैरामाउंट यूरोपियन पावर इन केस ऑफ इंडिया, है ना। और फिर ब्रिटिश एक्सपांशन की कहानी शुरू होती है। अच्छा, फ्रेंच पे आते हैं वापस से। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन 1664 में रखी गई एज स्टेट कंपनी। लुई 14 के जो मिनिस्टर हैं कॉलबर्ट, उनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट फ्रेंच बेस और फैक्ट्री इन इंडिया वाज एट सूरत। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे पौंडीचेरी इनका एक इंपॉर्टेंट बेस रहा, है ना, जो इनका हेडक्वार्टर भी रहा इंडिया में। बंगाल में चंद्रनागौर जो है ये इनका इंपॉर्टेंट बेस रहा, आपको ध्यान रखना है इसको भी। आप यहाँ पे देखेंगे कि 1742 में ड्यूप्लेक्स जो हैं वो भारत में गवर्नर के रूप में आते हैं, और इसी टाइम पे यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर शुरू होता है, जहां पे ब्रिटिश और फ्रेंच अपोजिट साइड्स पे थे एंड दे वर ट्रेडिशनल राइवल्स। तो उसका इंपैक्ट हमें हिंदुस्तान में भी देखने के लिए मिलता है। और यहां पर हम क्या देखते हैं, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 1748, बैटल ऑफ सेंट थूम। द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश, बट कहानी जो है वो कंप्लीटली 180 डिग्री टर्न लेती है इन द सेकेंड कर्नाटिक वॉर, बट दैट इज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, इसमें भी फ्रेंच हरा दिए जाते हैं। और आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जो ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है एट द एंड ऑफ द 7 ईयर वॉर 1763 में, उसके बाद आप देखोगे कि फ्रेंच जो हैं उनके जो बेसेस इंग्लिश ने ऑक्यूपाई कर लिए थे, चंद्रनागौर, पौंडीचेरी, दे वर रीस्टोर्ड टू द फ्रेंच, बट कहा गया कि आप केवल मर्चेंट्स की तरह यहाँ काम करेंगे rather than having any political ambition, to which the French agreed, है ना। 1769 तक आप देखोगे कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इट वाज डिसॉल्व्ड। सो ये कहानी है। बाकी और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है एक्सपांशन वगैरह, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैचेस को अगर आप 2026 को एम कर रहे हैं, या रैपिड रिविजन प्रोग्राम 2025 प्रीलिम्स के लिए उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप एक बार देख लीजिए। और इनके आंसर्स के लिए लास्ट संडे 23 मार्च को हमने एक मैराथन सेशन किया था, जहाँ पे 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर के यूपीएससी के PYQs हैं उनको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है। यूट्यूब पे फ्री सेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। बाकी रैपिड रिविजन प्रोग्राम लाइव है, एंड आप पोस्ट लाइव भी इन सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं जितना टाइम आप चाहें, जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है। सो रैपिड रिविजन प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।